नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा संसद को बहाल रखने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद विशेषज्ञों का आकलन है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन का असर सदन के कामकाज पर दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हाल ही में हुई सुनवाई में प्रधानमंत्री केपी ओली के 20 दिसंबर को संसद भंग करने की सिफारिश को असंवैधानिक करार दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने 13 दिनों के भीतर संसद के निचले सदन की बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सदन के स्पीकर को आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि ओली सरकार की सिफारिश पर गत 20 दिसंबर को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की थी। सरकार के इस अप्रत्याशित कदम से नेपाल का राजनीतिक जगत सन्न रह गया था। अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में संकट झेल रहे ओली से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के रूपंदेही, नवलपरासी, कपिलवस्तु सहित मधेश के 22 जिलों में विपक्षी नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे संविधान की जीत बताया है। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मोटरसाइकिल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर खुशी का इजहार किया। नेपाल के बेलहिया, भैरवा, बुटवल, महेशपुर, परासी, लुम्बिनी आदि शहरों में लोगों ने सड़कों पर आकर खुशी जताई। नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अदालत के फैसले के बाद नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इसमें सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली के लंबे समय से सहयोगी रहे माधव कुमार नेपाल शामिल है। नेपाली मीडिया के एक बड़े धड़े ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, पर दूसरी तरफ ओली के प्रेस सलाहकार सूर्या थापा ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अमल करेंगे और उसके तहत 2 सप्ताह में बुलाई जाने वाली संसद सत्र में हिस्सा लेंगे। थापा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला विवादास्पद है, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार कर लागू किया जाना चाहिए। इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फैसले से राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से अस्थिरता आएगी और सत्ता के लिए लड़ाई बढ़ेगी। अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री पर इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव के बीच थापा की ये प्रतिक्रिया आई है। कोर्ट के फैसले के बाद 69 वर्षीय प्रधानमंत्री ओली ने स्थिति की समीक्षा और भविष्य की रणनीति को लेकर सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के कुछ सहयोगियों से मिलना शुरू कर दिया है। अब ये साफ है कि वो इस्तीफा न देकर फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए 8 मार्च तक संसद का सत्र बुलाने का आदेश दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगली प्रक्रिया क्या होगी। संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत के आदेश को मानने की प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को 13 दिनों के अंदर संसद के निचले सदन की बैठक बुलानी चाहिए। अदालत में संसद भंग करने की सिफारिश का विरोध करने वाले कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश अर्याल ने कहा, संसद के निचले सदन की स्थिति अब 20 दिसंबर से पहले जैसी हो गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति को सदन की बैठक बुलानी चाहिए। अगर इसमें किसी तरह देरी हो या अनिच्छा दिखे तो संसद के 1/4 सदस्य सदन की बैठक की मांग कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को हर हाल में बैठक बुलानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है तो स्पीकर भी सदन की बैठक बुला सकते हैं, क्योंकि अदालत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की परिषद के अलावा स्पीकर को भी आदेश जारी किया है। पहले एक बार ऐसा हो चुका है जब स्पीकर की चिट्ठी पर तत्कालीन नेपाल नरेश को सदन की बैठक बुलानी पड़ी थी। हालांकि संविधान विशेषज्ञ विपिन अधिकारी का मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आदेश में समय सीमा निर्धारित है। विपिन अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से 13 दिनों के अंदर सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहिए। 2 सत्रों के बीच पहले से ही 6 महीने से ज्यादा के हो चुके अंतर को देखते हुए अदालत की सक्रियता अच्छी पहल है। बाकी प्रक्रियाएं राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद पूरी होंगी।
नेपाल के संविधान के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर बैठक होगी तो फिर क्या होगा। संसद कार्यालय के पूर्व महासचिव मनोहर भट्टाराई ने कहा कि संसद की पहली बैठक के दौरान सत्र बुलाने के उद्देश्य पर राष्ट्रपति का पत्र पढ़ा जाएगा और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सदन को संबोधित करेंगे। उनके मुताबिक अदालत ने 13 दिनों के अंदर बैठक बुलाने का आदेश दिया है। ऐसे में राष्ट्रपति को तय समय सीमा के भीतर बैठक बुलानी होगी। पहली बैठक के दौरान कोई प्रमुख एजेंडा नहीं होगा। स्पीकर बैठक के बारे में और अदालत के आदेश के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद सभी पार्टी के नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। भट्टाराई के मुताबिक सदन के शीर्ष नेताओं और संसदीय सलाहकार समिति से चर्चा के बाद स्पीकर चाहें तो प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इससे किस तरह प्रभावित होगी। भट्टाराई के मुताबिक संसदीय गतिविधियों के बारे में अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोही गुट को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। सत्तारूढ़ पार्टी में स्पष्ट विभाजन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी विभाजित नहीं हुई है। कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अदालत के फैसले के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस्तीफा देने की जगह संसद का सामना करेंगे। ऐसे में संभव है कि संसद के कार्यक्रम पार्टी की विभाजन प्रक्रिया से निर्धारित हो। जिस दिन ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी, उसी दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोही गुट के प्रतिनिधियों ने संसदीय सचिवालय में ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए प्रचंड को नया प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। भट्टाराई के मुताबिक ओली के भविष्य का फैसला अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काफी चीजें तो इस बात पर निर्भर होंगी कि अगले 13 दिनों तक क्या विभाजन की स्थिति बनी रहेगी या वो लोग एकजुट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी पार्टियों में भी एक व्यापक सलाह मशवरे की जरूरत होगी, क्योंकि आगे क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता संसद भंग किए जाने के समय 2 गुटों में बटे हुए थे, लेकिन अदालत के आदेश आने के बाद ये लोग पार्टी के एकजुट होने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी गुट के नेता प्रचंड ने कहा कि उन्हें पार्टी से एकजुटता की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाली सरकार से सहयोग की कोई संभावना है। संवैधानिक मामलों के जानकार विपिन अधिकारी को भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 धड़ों में किसी समझौते की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सदन की बैठक के दौरान दोनों खेमे अपने अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ओली के पास 2 विकल्प है, या तो वो संसद के अंदर विश्वास मत हासिल करे या फिर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे। विपिन अधिकारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मत के दौरान वैकल्पिक प्रधानमंत्री की बात उभर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे गुट के पास उतनी क्षमता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनवा सके। उदाहरण के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है कि प्रचंड अपना नाम प्रस्तावित कराए, लेकिन नेपाली कांग्रेस को उनकी मदद करके कोई फायदा नहीं होगा। वहीं एक सवाल ये भी है कि भारी विरोध प्रदर्शन करने वाला गुट नेपाली कांग्रेस प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में क्यों शामिल होना चाहेगा। अधिकारी के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनके मुताबिक नेपाली कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के ओली से अच्छे रिश्तों का पता चलता है। ऐसे में ओली भी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चला सकते हैं। अधिकारी इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री ओली जरूरत पड़ने पर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि इन दोनों में से कोई एक सरकार में होगा और दूसरा बाहर से समर्थन करेगा। वैसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन दाहाल ने संसद भंग होने से पहले कहा था कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री पद पर दावा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका निर्णायक होगी। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुनने के लिए 138 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। 2 गुटों में बंटने से पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 174 सांसद थे। ऐसी खबरें हैं कि इनमें से 90 अब प्रचंड गुट के साथ हैं, जबकि 80 के आसपास ओली का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
ऐसे में स्पष्ट है कि अगली सरकार के गठन में 63 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, चाहे सरकार कोई भी गुट बनाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।